नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद एक डेमोक्रेटिक सरकार सामने आई और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में यहाँ पर जो पावर के दो सेंटर नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अवाम को एक नई सरकार तो मिली है और उस सरकार से काफी आशाएं हैं। और किस प्रकार लगभग 100 दिन से ज्यादा का वक्फा हो गया है उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार को लेकर, किस प्रकार लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और बारामूला विधानसभा क्षेत्र से विधायक जावेद हसन बेग साहब। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि एक तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक सरकार आई है, लोग एक एलिनेशन फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक जो राब्ता कनेक्ट दोबारा से सामने आया है, एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। मोर देन 100 डेज पास्ट ऑफ द उमर-लेड गवर्नमेंट, किस नजरिए से इस वक्फे को आप देखते हैं सर? देखें, जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत टूटी थी, उस वक्त जम्मू और कश्मीर के लोगों ने एक साइलेंट तरीके से उसको सेलिब्रेट किया था। जब यहाँ गवर्नर राज लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर में एक लोगों ने खुशी और राहत महसूस की थी। अब मैं उसकी बहस में नहीं जाऊंगा कि वो होना चाहिए था, टूटना चाहिए था, नहीं टूटना चाहिए था और लोगों को उस पर खुश होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और वो इस वजह से कि अवामी सरकार किसी भी ब्यूरोक्रेसी की सरकार से बेहतर होती है अपनी बदतरीन सूरत में भी। तो बहरहाल उसका खुमियाजा जो था बाद में हमने देखा 5 अगस्त का जो फैसला हुआ वो गवर्नर साहब की उस वक्त गवर्नर राज था जब 5 अगस्त का फैसला हुआ। और उससे पहले जिस तरह का एक माहौल जम्मू और कश्मीर में बना जिसमें लोग बिल्कुल दम बखुर्दा हो गए, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो अब एक हमारी सियासी हकीकत एक बन गई। लोग चाहते थे कि यहाँ एक तब्दीली आए और लोगों की अपनी हुकूमत हो जहाँ लोगों के जो मामलात हैं उनको उनकी सुनवाई भी हो और उनका अजाला भी हो। और इस सिलसिले में जब इलेक्शन हुआ तो लोगों की बड़ी तादाद ने इस इलेक्शन का न सिर्फ खैर मकदम किया और उन इलाकों में भी जहाँ बाईकाट की रिट चला करती थी उन इलाकों में भी लोगों ने खैर मकदम किया और इस इलेक्शन का हिस्सा बने। तो ये इलेक्शन पिछले जम्मू कश्मीर की तारीख के जो बहुत ही अच्छे इलेक्शन हुए हैं उनमें इसको भी इस लिहाज से शुमार किया जा सकता है कि इस इलेक्शन में वो फियर नहीं था, वो खौफ नहीं था जो मिलिटेंसी की वजह से होता था, हुर्रियत की बाईकाट काल की वजह से होता था। वो खौफ नहीं था। हाँ, गुस्सा और दुख इसमें आपको नज़र आया होगा। और कश्मीर के लोगों को भी गुस्सा और दुख था कि उनके साथ जो सियासी रवैया इख्तियार किया गया शायद वो उसके मुस्तहिक नहीं थे। इसी तरह आपको जम्मू में भी एक गुस्सा नज़र आया होगा, लेकिन हालांकि यहाँ के लोग बीजेपी से कोई खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद चूंकि यहाँ एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो ही जाती है उस वजह से यहाँ बीजेपी को एक अच्छा खासा वोट मिला और वो भी एक अच्छी तरह जीत के आए। तो अब एक सरकार यहाँ है और हकीकत ये है कि हम तवक्का रखते हैं कि इस हुकूमत को भरपूर मौका मिलेगा एक अमन के माहौल में। और मरकज़ी हुकूमत की जो इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इस हुकूमत के साथ खड़ा रहे, क्योंकि ये हुकूमत एक जम्मू कश्मीर में एक जिसको पॉलिटिकल पैरामीटर शिफ्ट हो गए, एक पैराडाइम शिफ्ट है। पाकिस्तान का एक कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सियासत में एक रिट चला करती थी और मैं और आप इसका इनकार भी करते रहे, पर एक रिट चलती थी पाकिस्तान की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक अपना एक होता था, आज़ादी और पाकिस्तान के नाम पे उनकी भी रिट चलती थी। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। तो एक ऐसी हुकूमत यहाँ इस वक्त है जो लोगों ने बनाई है। इस हुकूमत को
डिस्टेबलाइज करने के बजाय इसको मौका मिलना चाहिए सियासी सतह पर और इक्तिसादी सतह पर, ताकि जो इसके डेमोक्रेसी के जो फ़ायदे होते हैं वो आम आदमी तक पहुँचें और जम्मू कश्मीर के मसाइल, जम्मू और कश्मीर के मसाइल हल हों, ताकि लोगों को जमहूरियत पर न सिर्फ उनका एतमाद बहाल रहे बल्कि आगे और मुस्तहकम हो। जी भाई साहब, जैसे आपने कहा कि जम्मू और कश्मीर के जो आवाम है उनके जो मसले हैं, दीगर मसले हैं, क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब सरकार यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी डिस्पाइट जो पावर सेंटर दो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और खासकर जो बिजनेस रूल्स हैं उनको लेकर भी क्लियरिटी पूरी तरह नहीं आ रही है, और किस तरह से सरकार अभी अपने जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके मसलों को हल करने का प्रयास कर रही है डिस्पाइट दिस चैलेंजेस तो इवन मुल्की सतह पर जो सरकार है उसको भी है। मरकज़ी सरकार को भी आप देखें कि बैनुल अक़वामी सतह पर कितने बड़े चैलेंजेस का सामना है। जहाँ तक हमारी जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस, और दूसरी तरफ से इस लिहाज से अभी ये हुकूमत का पहला बजट आ रहा है, और फिर अभी तक बहुत सारे जो कमिटमेंट्स हैं ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब की और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की या हमारी पार्लियामेंट की, जिसमें वो खड़े होकर बोले थे कि जम्मू कश्मीर में हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और फिर रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। जब तक ये कमिटमेंट पूरी नहीं होती कि आपका रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता, तो वो स्पेस, वो पूरी स्पेस और वो पूरी फ्रीडम टू रन द गवर्नमेंट वो आपको उस सतह पर नज़र नहीं आएगी जहां उमर साहब अपनी हुकूमत के ज़रिए वो अपना जो मैनिफेस्टो है उसको उस पर अमल दरामद कर सकें और लोगों को मुकम्मल राहत हासिल हो। लेकिन जो स्पेस उमर अब्दुल्ला साहब को इस वक्त अवेलेबल है, उसमें जो वो मैक्सिमम डिलीवर करना चाहते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उमर साहब अपनी कोशिश में कामयाब होंगे, और हमें यह भी उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वादा है कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे, वो भी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को मिलेगा। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अब की बार जो ये सरकार है और जिन हालात में ये बनी है, और इसको जो जिसके पीछे इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े मसाइल इन 5 सालों में हल होंगे। एक मोटी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपना मंशूर जारी किया, कई चीज़ें उसमें सामने आई है और खासकर उनमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कुछ जो सांसद हैं, आका सईद रऊला मेहंदी साहब ने खुद प्रोटेस्ट को लीड किया। उमर अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर युवाओं के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसको लेकर कई तरह का, खासकर जो विपक्षी दल है पीडीपी, उन्होंने कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया। किस नज़रिए से इस प्रोटेस्ट को देखते हैं और खासकर युवाओं की बात करें, उनके मुद्दों की बात करें, क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरा एक ज़ाती नज़रिया है, तंजीमों के अंदर भी एक डेमोक्रेसी होती है और नज़रिए होते हैं और अपनी अपनी सोच भी होती है, और इसका होना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो लार्जर इंटरेस्ट होती है रियासत की या आपकी समाज की, कि उसको इकट्ठे रखना और उसको तकसीम ना होने देना, ये भी सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है। मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के जो वुसअत है उसमें फैलाव की ज़रूरत है। हम अनएम्प्लॉयमेंट में मुल्क में नंबर 1 पोजीशन पे हैं, ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल है। तो ऐसे में समाज के अंदर, नौजवानों के अंदर आपको एक स्ट्रेस ज़रूर नज़र आएगा। तो हुकूमत इस पे गौर ख़ोज़ करेगी और कोशिश ये करेगी कि एक तो रियासत के नौजवानों को भी इकट्ठा रखा जाए और सबके साथ इंसाफ हो। ऐसे मामलात आते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन लोगों को इसको पॉलिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए उस सतह पे जिसमें आपका समाज तकसीम हो जाए, क्योंकि इस तकसीम का नतीजा किसी के मफाद में नहीं होगा और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के मफाद में तो कतई तौर नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, क्योंकि
इलेक्शन से पहले ST1 और ST2 की बात यहाँ पर सामने आई थी और उसको लेकर अब एक बड़ा पेच फैलाया हुआ है। किस तरह से उसका एक निपटारा हो सकता है? और दूसरी चीज़, आपने मंशूर में मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उमर साहब ने कहा है कि 100% मीटरिंग के बाद ये चीज़ें संभव होंगी। और जम्मू कश्मीर की अगर जोग्राफिक सिचुएशन की अगर बात करें, 100% मीटरिंग बहुत दुश्वार लगती है इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्या कहेंगे इस बारे में? तो सबसे पहले आपने जो रिजर्वेशन पे बात की है, ये ST1 और ST2 का इशू नहीं है, क्योंकि ST1 जब यहाँ दिया गया गुजर और बकरवाल्स को, तो उस वक़्त जहाँ जो यहाँ की हुकूमतें माज़ी में रही हैं, उन सब ने उनका केस रिकमेंड किया था और उनकी रिकमेंडेशन पर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस केस को एग्जामिन किया था। और जब वो उनके पैरामीटर्स पे पूरा जो उन्होंने इसके लिए बनाए हैं, उनके पैरामीटर्स पे पूरा उतरा वो मसला, तब जाके उनको 10% ये इस वक्त रिजर्वेशन। इसी तरह जो ST2 जिसमें पहाड़ी आते हैं और हर रंग और नस्ल के आते हैं, इसमें सिख कम्युनिटी के कुछ लोग भी आ जाते हैं, इसमें हिंदूज भी आ जाते हैं, इसमें मुसलमान भी आते हैं। तो लिंग्विस्टिक बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर और रहन सहन की बुनियाद पर तो बहुत सारी चीज़ों का ये एक जब जोड़ बनता है तो एक पहाड़ी कल्चर और डेवलप होता है या पहाड़ी ट्राइब डेवलप होता है। और यहाँ की हुकूमतों ने 1990 से आज तक जितनी भी हुकूमतें यहाँ रही हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी के ज़रिए अमल में लाई गई हों या गवर्नर्स यहाँ रहे हों, सब ने केस रिकमेंड किया है। हर एक चीफ मिनिस्टर ने स्ट्रांगली केस रिकमेंड किया है। मुफ्ती साहब के दौर में हुआ, आज़ाद साहब के दौर में हुआ, फारूक साहब के दौर में हुआ, उमर साहब के दौर में हुआ, फिर ये जो पिछली बार महबूबा जी की सरकार थी बीजेपी की, उस दौर में हुआ तो उनको 10% मिला। अब जो ये 20% है, तो ये आबादी के तनासब के लिहाज से है, तो इशू इन 20% पे नहीं होगा। इशू ये है कि जो ये समझते हैं कि मोर देन 50% रिजर्वेशन होगी, वो क्यों हुई है, उसमें थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि 10% EVS को दिया गया है, और जो EVS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वो कौन है? जम्मू कश्मीर में जम्मू में डोगरास और दूसरी कौमें, मुस्लिम्स, दूसरी ज़बान बोलने वाले कश्मीरीज कश्मीर में, तो उनको भी 10% मिल गया। जो कश्मीरी स्पीकिंग में भी कमज़ोर तबके हैं, चाहे वो कोई भी ज़ात क्यों ना रखते, उनको भी तो उसी के बराबर रखा गया है, तो उनको भी तो रिजर्वेशन है। इसी तरह बैकवर्ड हैं, उनको भी रिजर्वेशन है। वो कौन लोग हैं? हम पहाड़ी तो नहीं उसमें जाए क्वालिफाई आप करेगा, क्योंकि उसको अपना है, वो गुजर नहीं करेगा। तो जो बाकी परसेंटेज है वो उन लोगों की है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको ये भी, वो ये सोचते थे, दरअसल उनको ये बताया गया था शायद पहाड़ी और गुजर सब खा गए। पहाड़ी और गुजर्स को उनकी आबादी के हिसाब से मिला है, अपने मखसूस कल्चर की वजह से और अपनी मुश्किलात की वजह से। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, जब असेंबली में लेके आएगी तो बात हो जाएगी। मुल्की सतह पर इश्यूज हैं, रियासती सतह के इश्यूज हैं, तो इस मसले को नफरत की हद तक नहीं लेना चाहिए। हमने इसी रियासत में रहना है, और फिर मैक्सिमम कितनी गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी जो ये 5 साल हैं, उसके बाद हिसाब कर लेंगे कि ये जो इतनी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है बैकवर्ड और रिजर्वेशन के नाम पे, किसको क्या मिला होगा देख लेंगे। एक तो ये बात। दूसरी आप मुझे कह रहे थे ये मैनिफेस्टो को लेके, जब उमर साहब और हमने एक मैनिफेस्टो बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या किसी बाकी जमात ने जब मैनिफेस्टो बनाया, तो उस वक़्त ये ज़हन में रख के बनाया गया है कि हमें एक स्टेट का दर्जा मिलेगा। जब स्टेट का दर्जा मिलेगा तो स्टेट का दर्जा अपने साथ इख्तियारात लेके आएगा, जिसमें आप लोगों को रिलीफ देने की पोजीशन में होंगे। इस वक़्त जो फिगर्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं इस वक़्त, वो सारे के सारे फिगर्स वहाँ से आ रहे हैं। हमने उन्हीं फिगर्स के अंदर रहकर अपना बजट तश्कील देना है। उन्हीं फिगर्स के अंदर रहकर हमने अपना जो टैक्स वगैरह है उसका क्या करना है, कैसे करना है। तो हमें उम्मीद है कि जब वो वादा मरकज़ी हुकूमत हमारे साथ पूरा करेगी, तो उमर साहब को फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी यहाँ अपने वादा पूरा करने में, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। मरकज़ में जो भी हुकूमत हो, जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब कोई कमिटमेंट करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और होम मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब कोई कमिटमेंट करते हैं कि हमने ऐसा करना है, इलेक्शन करना है, उसके बाद
ایک جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرنا ہے. تو آپ اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہو. نمبر ایک کہ جموں کشمیر میں صاف شفاف الیکشن ہوں گے، جو کہ ہمارے ملک کا ایک ادارہ، ایک انتہائی کریڈیبل ادارہ وہ اس کا کنڈکٹ کرتا ہے، جس میں ہمیں پورا بھروسہ رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ایک اس ملک کے سب سے بڑی سیٹ پہ، ریسپانسبلٹی کی اور پاور کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جو اس ملک کے 130 140 150 جتنے بھی ہم سب کے سربراہ ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ سینٹینس یا جملہ تو نہیں کہیں گے. یہ ایک سیریس بات ہوتی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جو ہی ہمارا اسٹیٹ کا درجہ بحال ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جموں کشمیر میں جو نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو ہے، راشن کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے یا دوسرے معاملات میں، تو آپ کے پاس آپ کو ایک پاور ٹرانسفر ہو جائے گا فیصلہ کرنے کا. اس وقت جو یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ایک شیئرڈ ریسپانسبلٹی کہیں، شیئرڈ پاور، جو بھی آپ اس کو نام دیں، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو بھی نام دیں، بہرحال ہے شیئرڈ. اور شیئرڈ میں آ جاتی ہیں سیاستیں، آ جاتی ہیں تو فیصلہ کرنے میں کئی دشواریاں ہوتی ہیں. لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کی زندگی میں جو یہ مشکلات ہوتی ہیں، ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو راحت پہنچائے. ہماری گورنمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو، غریب طبقے کو، کاروباری طبقے کو، ملازم طبقے کو، پچھڑی جو قومیں ہیں، ذاتیں ہیں، ان طبقوں کو راحت ملے. کون ایسا ایم ایل اے ہوگا یا منسٹر ہوگا یا چیف منسٹر ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ریاست کے اندر لوگ خوشحالی کی اور ترقی کی زندگی اور امن کی زندگی جئیں؟ کون نہیں چاہے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں ان کی پراپر یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی. ایک دوسرا یہ ہے کہ قانونی اور آئینی طریقوں میں ہم اپنے لوگوں کو راحت کیسے پہنچا سکتے ہیں. دو تو یہ دو بڑے چیلنجز ہیں، اور ان دونوں کا جو ہے جو پاور جہاں سے آئے گا اور اختیارات جہاں سے یہ دے دیں گے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہے. تو اسٹیٹ ہوڈ بحال ہوگا، اس پہ کام ہوگا. اور تیسرا نقطہ آپ نے میٹرنگ کا اٹھایا، بڑا امپارٹنٹ ہے. دیکھیں، سیاستدان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی آنیسٹ ہو، پریکٹس کریں آنیسٹی، اور اپنی قوم کو بھی آنیسٹ بنائیں. ہمارے ہاں پاور کا استعمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ بجلی بڑی نعمت ہے، اس کا جائز استعمال آپ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن ہمارے ہی سماج کے اندر اس کا ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ ٹرانسمیشن لائنز کی وجہ سے ہمیں بہت خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، بلکہ کئی جگہ بددیانتی بھی ہو جاتی ہے. جتنا ہمیں استعمال کرنا ہے ہم اس سے 4 گنا زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اب میٹر لگنا ہی نہیں چاہیے، اب لوگ جس طرح سے مرضی ہے اس طرح سے اس کو مس یوز کریں، یہ گناہ بھی ہے. اور یہ کسی سماج کے اندر جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی پامالی کی نشانی بھی ہے. تو ہماری یہ کوشش رہے گی اور ہماری یہ درخواست ہوگی اپنے لوگوں سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جموں کشمیر کے لوگ ایماندار ہیں. ایمانداری سے ہمیں پاور کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے وسائل بھی ہیں یہ ہمارے وسائل ہیں. اگر ہم ان وسائل کا جائز طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم سب کا اس میں فائدہ ہے. اگر ہم ہی لوگ بددیانتی سے اس کا استعمال کریں گے تو یہ کلیکٹیو نہ صرف ڈس آنیسٹی ہوگی بلکہ کلیکٹیو کانشنس کا فیلئر بھی ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ عمر صاحب جب یہ کہتے ہیں یا انہوں نے جب یہ کہا کہ پاور کا درست استعمال ہونا چاہیے اور میٹرنگ کے بغیر کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، تو یہ ایک ویژنری سٹیٹمنٹ ہے ایک لیڈر کی. اس میں ووٹ پولیٹکس کو نہیں دیکھنا ہے. آپ ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، کانفیڈنس میں لینا ہے، بات بتانی ہے. اگر ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو بتائے گا نہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی پرہیز کرنی چاہیے اور کس دوائی پر اس کو انحصار کرنا چاہیے، تو کیسے اس پیشنٹ کا علاج ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ اپنے لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے اور سچ پر خود بھی قائم نہیں رہیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ جموں کشمیر ترقی کے اس راستے پہ گامزن ہو جائے جہاں جموں کشمیر کے لوگ اپنی ریاست پر اور اپنے ملک پر فخر کریں. بیگ صاحب، پی ڈی پی ادھیکش محبوب مفتی
हमेशा तनकीद करती आई है और उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हैं एंटी मोदी एंटी बीजेपी वेव पर लड़े थे और उसमें कश्मीर में बड़ी उनको सफलता मिली थी, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं उनका एक स्टैंड है सॉफ्ट हो चुका है। और वो तस्वीर उन्होंने कहा कि जब सोनमर्ग में जोजिला में जेडमो टनल का इनॉग्रेशन था, कसीदे उन्होंने पढ़े मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के लेकर, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे महबूबा जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने पीडीपी में अपनी ज़िंदगी के 20 साल दिए और जितना करीब से मैं जानता हूँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो आजकल के लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में उतना वो नहीं जानते। ये एक फोर्स हुआ करती थी, अब ये बिखर गई है और इसको फोर्स बनाने में और इसको उस मुकाम तक पहुंचाने में जहां मुफ्ती साहब का स्टेचर था, वहां महबूबा जी की अनथक मेहनत भी रही थी। अब महबूबा जी देख रही हैं कि पीडीपी का शिराजा बिखर गया। ये वो पीडीपी नहीं है जो पीडीपी हुआ करती थी या जो पीडीपी उन्होंने बनाई। इन हालात में महबूबा जी का अपना एक मिशन है कि इसको किस तरह से रिवाइव किया जाए। और मुझे ये लगता है कि जो कोई भी महबूबा जी को इन मामलात में ये मशवरा दे रहा है इस तरह की सियासत करने का, न ये उनके शायान शान है और न मुस्तकबिल में उनको उनके लिए कारामद साबित हो सकती है। उसकी वजूहात है। पहली बात यह है कि आप जम्मू कश्मीर हो या मुल्क का कोई दूसरा हिस्सा हो या दुनिया में कोई भी मुल्क हो, आप हर वक्त इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो ये जब आप के कंधों पे जिम्मेदारी होती है और आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है, और जब जिम्मेदारी नहीं होती, इक़्तिदार में नहीं होते, तो फिर आप एक आज़ाद पंछी की तरह हैं, जहाँ मर्जी है जाके घोंसला बना लें। जब 2003 में मुफ्ती साहब ने वाजपेयी साहब को श्रीनगर में बुलाया और स्टेज शेयर किया तो उनको उनके कसीदे भी पढ़े गए। हमने जलसा किया, हम लोग गए और बहुत तारीफ़ की हमने वाजपेयी साहब की। और पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब थे, यहाँ वाजपेयी साहब थे और एक बैक ट्रैक पे, एक ट्रैक 2 पे काम चल रहा था और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड की उस ट्रैक 2 को लेजिटिमेसी देने की और उसको कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लेने के लिए वो सारा कुछ किया गया जो कि पहले से फिक्स था। इसी तरह जब मुफ्ती साहब और बीजेपी ने हुकूमत बनाई तो उस वक़्त कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस से कहीं बेहतर है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताता हूँ, उसमें गिलानी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी और किसके साथ हुकूमत बनाती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ बनाती है या कौन किसके साथ, हमारे लिए सब यकसा हैं, यकसा। उस वक़्त उमर फारूक साहब जो आज दिल्ली गए थे परसों वक़्फ़ की मीटिंग अटेंड करने, एमएलए 35 पार्लियामेंटेरियंस को नहीं मिले, आप वक़्फ़ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने गए थे। ये वक्त है, वक्त बड़े सबक सिखा देता सूरी साहब, आप देखें कहाँ पहुँच गए। तो इन्होंने भी कहा कि हमें इस भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो जो जब हुकूमत बनाई महबूबा जी ने, तो महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर कश्मीरियों के मसले का हल किसी के पास है तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के पास है। जब तक वो चीफ मिनिस्टर रही, वो कमिटेड रही इस बात पे कि जम्मू कश्मीर के हर मसले का हल मोदी साहब के पास है। जब परसों उमर साहब ने एक स्टेज शेयर किया, ये एक ऑफिशियल फंक्शन था, ये पॉलिटिकल कोई जलसा नहीं था, ये बीजेपी का जलसा नहीं था, ये एक ऑफिशियल फंक्शन था जिसमें उमर अब्दुल्ला होस्ट थे। एक होस्ट चीफ मिनिस्टर हो और जो आपका चीफ गेस्ट हो और वो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो और जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है और जहां से आपको रिलीफ मिल सकता है, आप जब उनको मुखातिब होंगे तो मुझे ये लगता है कि इससे मजीद अच्छा तरीका भी अगर इस्तेमाल किया जाता तो वो बेहतर होता। आप
رشتے نفرت سے اور تقریروں سے نہیں بنتے ہیں، رشتے بنانے پڑتے ہیں اپنی زبان سے۔ اگر آپ اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے کنڈکٹ سے کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے تو آپ اس کو صرف اپنا دشمن بنا سکتے ہیں۔ اور اس وقت تک جموں کشمیر نے جو بھی نقصان اٹھایا ہے وہ اس لیے اٹھایا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے دوست بنانے کے بجائے دشمن بنائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم کھو بیٹھے۔ اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو ملکی سطح پر ہم نے دوست بنانے ہیں، اور دوست بنانے کے لیے جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے، جو آپ کی زبان ہوتی ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی ایک اخلاقی بنیاد ہوتی ہے، ایک اخلاقی طریقہ ہوتا ہے۔ عمر عبداللہ صاحب نے جو کیا، میں نہ صرف اس کی ستائش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے سیاستدان ہیں انکلوڈنگ محبوبہ جی، ہمیں ملکی سطح پر اپنے لیے دوست تلاش کرنے چاہیے، ہر ایک جماعت کے، چاہے وہ ہر ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے اندر، تاکہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس کو لوگ انسانی مسئلے کی نظر سے دیکھیں۔ اگر ہم صرف سیاسی اور الیکشن موڈ میں رہے تو جموں کشمیر کو کوئی راحت نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک صاحب، ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں، یہاں پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک یو ٹی میں ہم رہ رہے ہیں اور ڈیول پاور سینٹرز ہیں، اور کیا اپ راجپال منوج سنہا اور عمر عبداللہ جو مکھیہ منتری ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ کیونکہ اسٹارٹنگ میں جو وی سیز کی ٹرانسفر وداؤٹ ان کو کانفرنس میں لیے بنا، یا پھر سیکورٹی جب بھی میٹنگز تھی جیسے کل ہی ہوئی ہے، اور آغا سعید صاحب نے بھی اس کو لے کر پریس کانفرنس بھی دی تھی کہ عمر صاحب کو کیوں نہیں اس میں انکلوڈ کیا گیا، کیا کنٹراڈکشنز نظر آ رہی ہیں، یا پھر عمر عبداللہ صاحب وائزلی بیچ کا رستہ لے کر جموں کشمیر کے عوام کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کا پریاس کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمر عبداللہ صاحب نے ابھی تک میرے ساتھ کوئی ہمارے درمیان اس طرح کی کوئی بات ابھی تک شیئر نہیں کی ہے جس سے مجھے یہ لگے کہ عمر عبداللہ صاحب کچھ زیادہ مایوس ہیں یا ناراض ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں مرکزی حکومت سے ویزا ویز ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، اور تاکہ یہ جو جموں کشمیر میں کنفیوژن ہے یہ سارا ختم ہو جائے اور ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں۔ ہماری اس وقت مرکزی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، whether it is based on mutual understanding or not, I cannot say, but ایک بات آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹرسٹ اگر نہیں ہے، ریسپیکٹ ہے، اور ریسپیکٹ سے ہی آگے ٹرسٹ کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہوم منسٹر صاحب نے وہاں میٹنگ کی تھی، وہ جموں کشمیر کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ورچولی ہوم منسٹر صاحب کے پاس ہے، تو ایون یہ چیف منسٹر صاحب کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اگر یہ خود جموں کشمیر کے چیف منسٹر اور ہوم منسٹر کی حیثیت سے اس میٹنگ میں ہوتے تو وہ بات ٹھیک تھی، لیکن ایک ایسی میٹنگ میں بیٹھنا جہاں ہوم ایل جی صاحب کے پاس ہو، تو وہاں پر چیف منسٹر صاحب کا بیٹھنا ان کی رتبے کے جو خود ہوم منسٹر رہے ہو اور سابقہ رہے ہو اور پھر اتنا بڑا اسٹیچر ہو، ان کے اسٹیچر کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ ساری انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہوگی۔ تو ان چیزوں میں اب الجھنے کے بجائے ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں، جب آپ کو لگے کہ آپ مشکلات میں ہیں تو مشکلات کے ازالے کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ مشکلات کو گن کر صرف اس پہ رونے کوسنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب سیریسلی جموں کشمیر کے بارے میں جو وعدے انہوں نے کیے ہیں آن دی فلور آف دی ہاؤس، 3-4 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ آپ کی جابس اور لینڈز کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو ایک آرٹیکل 35A میں تو وہی تھا ہمارے پاس، ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی بات ہے، دیکھتے ہیں اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، ہم نے کیا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک بڑے ہی اچھے اخلاقی اور سیاسی راستے ہیں، اپنے ملک سے بات کرنی ہے، اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی، اور یہ اسٹیٹ ہوڈ ہے، اور پھر ہماری اکانومی ہے، ہمارا روزگار ہے، تو
हमारी जो पानी के रिसोर्सेज हैं इस पे जो रॉयल्टी का शेयर है वो है। तो ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह, मुल्क तरक्की करेगा, जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा, तरक्की करेगा। हमें भी वो सारे जो मुल्क के आइन के अंदर हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरत हैं जिससे जम्मू कश्मीर के आपकी और मेरी शनाख्त महफूज रहे, हम सब की शनाख्त महफूज रहे, लद्दाख वालों की भी रहे, जिस तरह मुल्क की बाकी रियासतों में है। तो वो सब इसी मुल्क से बातचीत करनी है और एक वक्त होगा हमको और आपको ज़रूर इस मुल्क से वो राहत मिलेगी जिसके हम हकदार हैं। जावेद साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में वैल्यूबल इंफॉर्मेशन खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम की एक्सपेक्टेशन और किस प्रकार आपकी सरकार उसको आने वाले समय में डिलीवर कर पाएगी, लोगों के विश्वास को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ देखें, ये मेरी आखिरी स्टेटमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विजनरी चीफ मिनिस्टर मिले। जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि मुल्क की तारीख में मैं ये कहता हूँ कि पहली मर्तबा है कि MLAs को प्री बजट डिस्कशन नहीं, बजटरी सपोर्ट के तौर बुलाया गया और जितने भी प्लान मुरतब करने हैं हमने हुकूमत ने करने हैं, मगर MLAs के मशवरे से करने। अब जो ये हमारा आज का बजट होगा, इस बजट में सब पार्टीज ऑन बोर्ड होगी, इसमें बीजेपी ऑन बोर्ड होगी, इसमें कांग्रेस ऑन बोर्ड होगी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सारे मेंबर्स ऑन बोर्ड होंगे। तो हम जो इस बार इंशाल्लाह बजट बनाएंगे, इस बजट में ये MLAs का बजट होगा, गवर्नमेंट का बजट होगा, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर के मफादात जो हैं पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज पहली बार हुई है। इसलिए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह लोगों के काम होंगे और इज़्ज़त और विकार के साथ होंगे और हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे और इज़्ज़त विकार के साथ करेंगे और इसको जम्मू कश्मीर को इकट्ठे लेके चलेंगे मुल्क के साथ। मुल्क की सलामती के लिए भी ये ज़रूरी है और वफादारी का भी ये ताल्लुक है कि अपने मुल्क के सरबराह जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे और खुश उसलूबी से निभाएंगे। बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता MLA बारामूला जावेद बेग साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जो परिदृश्य है उस पर बात की। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।